रब सदरी वयस्सर अमरी वक़्ततुल मिन लिसानी वयफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज फ़ारूक अहमद फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है एक नया प्रोग्राम लेके, एक नए अंदाज़ के साथ। आज का जो असल मौजू है वो तो है पाकिस्तान की मौजूदा जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो एक टर्मोइल किस्म की सिचुएशन है, पॉलिटिकली भी, इकनॉमिकली भी, और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी सामने नज़र आ रहे हैं। कुछ मामलात अदालत के अंदर हैं, ज़ेर बहस हैं। अदालत आलिया अपना पूरा जो है तुंदी से और पूरी खुशनुदी से तमाम मामलात का जायज़ा ले रही है। देखिए ये ऊँट किस करवट बैठता है। आज का जो मेरा असल मौजू है वो है जो एक परसेप्शन पाकिस्तान के अंदर बनाने की कोशिश की जा रही थी। आज काफ़ी दिनों से जो इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी और पाकिस्तान की मीडिया के अंदर भी ये बात उछाली जा रही थी कि जो ख़वातीन 9 मई को जो गिरफ़्तार हुई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, उनके साथ जेलों के अंदर कोई गालबन ज़्यादती हो रही है या किसी किस्म का गलत सलूक किया जा रहा है। उस ज़िम्मन में आज जब उनकी पेशी हुई अदालत के अंदर, उन सब को पेश किया गया, तो उन औरतों के जो अपने जवाबात थे, जो मीडिया के साथ उनका इंटरेक्शन हुआ, उस पर जो कुछ भी उन्होंने कहा वो बड़ा मुस्बत जवाब था। उन्होंने कहा कि हमारे साथ अंदर जेल के अंदर किसी किस्म की कोई ज़्यादती नहीं हुई, कोई हमारी इंसानी हकूक़ की पामाली नहीं हुई, मगर एक बात का उन्होंने शिकवा किया कि हम जेल के अंदर क्यों हैं, किस लिए हमें बंद किया जा रहा है, हमारा तो कोई कसूर ही नहीं है। तो ये मामलात जो हैं उनका कोई कसूर है या नहीं है, जेल के अंदर वो क्यों हैं, ये सारे मामलात तो अदालत आलिया देखेगी। अदालत जो हाई कोर्ट्स हैं या ट्रायल कोर्ट्स हैं वो देखेंगी, और उसके बाद उनको पूरा पूरा अपील का हक़ भी मौजूद है उनके पास कि वो अपने फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील भी करें। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया, अगर वो इनोसेंट करार दी जाती हैं तो फ़ाबिया, अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है तो उसकी तो उनको पनिशमेंट मिलेगी। ये तो कोई बहाना नहीं, ये कोई जवाज़ नहीं हो सकता कि मैं जेल के अंदर क्यों हूँ। जब जेल के अंदर आप होंगे तो कोई रीज़न तो होगा। अगर एक औरत जो है वो बाहर कत्ल करके ये कहे कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं और सारे सबूत मौजूद हों, तो फिर उसकी आइन और कानून के मुताबिक जो भी सज़ा बनती है वो तो दी जाएगी। तो इस ज़िम्मन में ये एक मैं समझता हूँ कि एक अच्छी सोच है, एक अच्छा जवाब था उनका कि उनके साथ जेल के अंदर किसी किस्म की कोई ज़्यादती नहीं हुई, और मीडिया को ओपन इजाज़त थी कि उनके साथ कोई भी जो भी सवाल करना चाहे वो कर सकें। तो इंटरनेशनल लेवल पे जो ये बात उछाली जा रही थी, मैं समझता हूँ कि उसका आज कम अज़ कम वक्ती तौर पे ख़ात्मा हो जाएगा। फिर अगर किसी के कोई अंदर से कोई ख़बर मिलती है, कुछ बात होती है, तो मैं नहीं समझता कुछ होगा। इसके अलावा आज की जो सबसे बड़ी ख़बर है वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो तहरीक इंसाफ के सदर थे जनाब परवेज़ खटक साहब, उन्होंने भी अपना रिज़ाइन दे दिया और पार्टी सदारत से वो मुस्तफ़ी हो गए। मगर उनकी जो स्टेटमेंट है एक शॉर्ट किस्म की स्टेटमेंट थी, उसमें उन्होंने ये नहीं फरमाया कि वो आया तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहेंगे या सियासत से कंप्लीट किनारा कशी करेंगे, जैसे दूसरे उनके अहबाब तहरीक इंसाफ के काबरीन ने जो बयान देते हैं वो यही। कोई कहता है कि मैं सियासत से भी दस्तबरदार हो रहा हूँ और फिर तीसरे दिन जेल के अंदर जाके फिर सियासत शुरू हो जाती है। तो कुछ गंभीर किस्म के मसाइल हैं तहरीक इंसाफ जो पेश आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ के काबरीन मेरा ख्याल है कि एक मिसे का शिकार हैं। एक जो एक पोजीशन ऐसी बन चुकी है कि न जाए रफ्तन न पाए मानदन। उनको ये समझ नहीं आ रही कि आया वो तहरीक इंसाफ के अंदर रह के ज़्यादा कारआमद साबित होंगे या तहरीक इंसाफ छोड़ के उसके अलावा एक कोई आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से या किसी दूसरे प्लेटफार्म में जाके वो अपना किरदार अदा करेंगे। तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि उनका लाया अमल क्या होगा, वो क्या सोचते हैं। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो सियासत है, मैं हमेशा ये अर्ज़ किया करता हूँ कि सियासत बड़ा बेरहम खेल है। सियासत के अंदर जो है वो दिल नहीं होता, जो आपकी जो इनर फीलिंग है जिसको ज़मीर कहा जाता है, पाकिस्तान की सियासत के अंदर ज़मीर नाम की कोई चीज़ नहीं। जनरल ज़मीर तो हो सकता है, वो हमने देखा हुआ भी है सामने हमारी आंखों के सामने। जब जनरल ज़मीर साहब के आर्डर आए थे तो वो सब के ज़मीर जो है वो जाग गए थे फिर। इसलिए मैंने हमेशा ये कोशिश की है
कि अकाइक से पर्दा उठाऊं, आपके सामने जो भी बातें रखूं उसमें कोई हकीकत हो। अपनी पूरी कोशिश होती है, पूरी रिसर्च के बाद मैं जब यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आता हूँ तो मेरी ये कोशिश होती है कि आपको वो चीज़ें आपके सामने रखूं जिसके पीछे कोई लॉजिक हो, जो आप समझ भी सकें। सलीस उर्दू में, आसान उर्दू में आपसे बात करना मैं ज़्यादा मुनासिब समझता हूँ, चे जाए कि मैं बड़े बड़े उर्दू के बम्बास्टिक किस्म के अल्फाज का चुनाव करूँ, वो मेरा शुगल नहीं है। मैं क़ारीन के सामने वो बातें रखना चाहता हूँ जो क़ारीन मेरे नाज़रीन समझ सकें, जो वो अगर वो खोज भी लगाना चाहें तो कम से कम उनके सामने कोई एक पूरा मौजू हो जिसके ऊपर वो रिसर्च कर सकें, कुछ खोज लगा सकें। तो नाज़रीन, ये बातें तो ज़रा लंबी होने जा रही हैं। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर इस वक्त जो एक खलवाड़ मचा हुआ है, जो पाकिस्तान की इकनॉमिक सिचुएशन है, वो नहायत ही ख़राब मुझे नज़र आती है। पाकिस्तान की माशी हालत जो है वो बड़ी दिन ब दिन गिरती जा रही है। ऊपर से IMF वाले भी कोई हमें लिफ्ट नहीं करवा रहे। IMF ने पहले कहा कि ये हमारी कंडीशन है, ये पूरी करो, तो वो सारी तमाम कंडीशन जो हैं वो पूरी कर दी गई हैं अकॉर्डिंग टू आवर फाइनेंस मिनिस्टर जनाब इसहाक डार साहब के मुताबिक। वो सारी बातें पूरी हो चुकी हैं, तमाम उनके जो मुतालबात थे वो पूरे हो चुके हैं। उन्होंने कहा था कि जो हमारे हमसाया ममालिक हैं या हमारे दोस्त ममालिक, मैं कहूँगा कि वो जो कमिटमेंट जो करना चाहते हैं वो इन राइटिंग हमें भिजवाइए, वो भी उनको दे दिया गया। इसके बावजूद जो एक किस्त ड्यू थी पाकिस्तान को, उसका अभी तक इजरा नहीं हो सका। वो किस्त वहीं की वहीं पड़ी है। आगे बजट भी आ रहा है, बजट के ऊपर अंदर जो चीज़ें अब ये हुकूमत, ये जो मौजूदा हुकूमत है PDM की, ये चाहेंगे कि ये बजट आवाम के लिए थोड़ा आसान हो ताकि इनको एक थोड़ी सी स्पेस मिल सके, जिस वो स्पेस को ले कर वो इलेक्शन में एंटर हों। इलेक्शन तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, और सारे तजिया नगार, तमाम जो दानश्वर लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान का मीडिया भी, ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि इंशाल्लाह इलेक्शन इसी साल अक्टूबर या पहले हफ्ते नवंबर में हो जाने चाहिए, और डेफिनेटली होंगे। इसके अलावा पाकिस्तान के पास कोई और चारा भी नहीं है। नाजरीन, पाकिस्तान क्या करेगा? अगर इलेक्शन नहीं करवाएगा तो आइन से जो है इनराफ़ किया जाएगा। आइन से इनराफ़ किया जाएगा तो आलमी सतह पे आपको सुबकी होगी। सुबकी इसलिए भी होगी कि फिर कोई भी आपको आपकी मदद के लिए, कोई भी आलमी सतह पे कोई मुल्क आपकी मदद के लिए नहीं आएगा, माशी तौर पे आपको कोई भी लिफ्ट नहीं देगा। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन तो डेफिनेटली होंगे, और इलेक्शन करवाने भी चाहिए। आइनी तकाज़ा भी है, और पाकिस्तान की जो मौजूदा हालत है उसका तकाज़ा भी यही है कि इलेक्शन डेफिनेटली हो जाने चाहिए। और इलेक्शन करवाने के लिए जो एक फ़ज़ा है उसको साजगार बनाना बड़ा ज़रूरी है। इलेक्शन के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, तमाम जमातों को उसमें पार्टिसिपेट करने का पूरा मौका मिलना चाहिए, और तमाम जमातें आपने जो भी कैंडिडेट अपनी मर्ज़ी से मैदान में उतारना चाहें वो उनको उतारने का पूरा हक़ होना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी के हाथ वो बांध के उसको एक खुडे लाइन लगा दें और दूसरे को पूरा जो है वो फ्री हैंड दे दें। इस तरह फिर इन इलेक्शन को कोई नहीं मानेगा। अगर इलेक्शन की पजीराई नहीं होगी, इलेक्शन माने नहीं जाएंगे, उनका रिज़ल्ट ही कबूल नहीं होगा, तो फिर आप जहां आज खड़े फिर वहीं के वहीं खड़े रहेंगे। एक नुकसान भी होगा, इतने जो है वो पैसों का नुकसान, ऊपर से सिक्योरिटी के जो मामलात हैं, और फिर ये दुश्मनियाँ जो हैं ये ज़्यादा बढ़ेंगी। इसलिए मेरी गुजारिश यही होगी, जो मौजूदा हुक्मरान हैं उनके आगे भी, और जो लोग इक़्तिदार के ऐवानों के अंदर जिनका इक़्तिदार के जो असल मालिक हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करना चाहूँगा कि एक सिर्फ आप मेहरबानी करें कौम के ऊपर कि इलेक्शन फेयर एंड फ्री और इम्पार्शल करवा दें। बस चाहे उसमें एक हफ़्ता 2 हफ़्ते आगे पीछे हो जाने से कोई तूफ़ान नहीं आएगा, कोई क़यामत नहीं आएगी। ये 90 डेज़ वाली कदगन जो है ये हम भी समझते हैं, मेरे दूसरे तमाम साथी वो भी समझते हैं। पाकिस्तान के जितने जुडिशरी के साथ जुड़े हुए लोग हैं जो आइन को समझते हैं, उनको पता है कि 90 डेज़ की कदगन है। मगर सिर्फ 90 डेज़ की कदगन ही आइन के अंदर नहीं है, आइन के अंदर और भी बहुत सी बातें हैं। आइन ये भी कहता है कि अगर कोई मामलात ठीक ना हों, कोई हालात ठीक ना हों, कोई रियल इमरजेंसी हो, तो ये 90 डेज़ का मामला जो है ये आगे भी थोड़ा जा सकता है। इसमें कोई बड़ी अचंभे की बात नहीं है।
90 डेज़ वाली बात लेके अपोजिशन भी उसी को दिन रात जो है वो इसी स्लोगन को लेके रगड़ा लगा रहे हैं। 90 डेज़ वाली बात तो बिल्कुल बजा है, बरहक है, मगर वो तो 14 मई गुजर गया, आया और गया, वो ख़त्म भी हो गया। अब इसको बार बार उसी को रगड़ना, देखिए मुल्क है, अगर मुल्क की सलामती है, पाकिस्तान के हालात ठीक हैं, इकनॉमिकली आप अपने पाँव पे खड़े हैं, कुछ आवाम के लिए कुछ बेहतर डिलीवरेंस करेंगे तो ही फिर मुल्क आगे बढ़ेगा। सिर्फ खाली इलेक्शन करवाने से मुल्क कोई मिसाल का हल नहीं है। ये कोई बात नहीं हुई कि आप 90 डेज़ की कदम लेके बैठ जाएं और बाकी के जो मामला हैं, आज दहशतगर्दी फिर अपने अरूज पे है, कभी किसी जगह धमाका हो रहा है, कभी किसी जगह धमाका हो रहा है, और हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, हमारे पाक आर्मी के नौजवान अपनी जानों के नजराने दे रहे हैं। आज भी वो देखे बॉर्डर पे अपनी जानों के नजराने दे रहे हैं, और हम हैं कि अपनी ही अफवाज पाकिस्तान को मिलान करने पे तुले हुए हैं। कभी किसी को मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं, कभी किसी को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जाता है, कभी सारी तोपों का रुख आर्मी चीफ की तरफ कर दिया जाता है, और कभी तोपों का रुख जो है वो चंद आर्मी के जो बड़े अफसर हैं उनकी तरफ हो जाता है। ये रवश अच्छी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर सियासत आपने अगर करनी है तो देखिए, आप दूसरे मुल्कों को की मिसालें सामने ले लें। आपका हमसाया मुल्क हिंदुस्तान बिल्कुल आपके साथ है और आपका सबसे बड़ा अज़ली दुश्मन है। उसकी कम अज़ कम ही तकलीद कर लें कि वो हमारे दुश्मन तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हिंदुस्तान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, मगर क्या वो अपने मुल्क के साथ जो हैं वो जुड़े हुए हैं? क्या वो मुल्क की सलामती चाहते हैं? क्या वो अपने मुल्क को मजबूत देखना चाहते हैं? तो क्या वो अपने मुल्क की इकानमी को उन्होंने पैरों पे खड़ा नहीं कर दिया? आज वो लीडिंग नेशन दुनिया के अंदर बने हुए हैं। इवन ब्रिटेन से भी आगे उनकी इकानमी जो है वो 2 कदम आगे चली गई है, और हम हैं कि एक ही बात को लिए फिर रहे हैं। हमारे पास खाने को पैसे नहीं है, पेट्रोल लेने के पैसे नहीं है, वो सब उधार आ रहा है। और जो फूड है, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, दालें हैं, घी है, और दूसरी जो चीज़ें वो हमें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, उसके इंपोर्ट करने के हमारे पास पैसे नहीं हैं। और उसके अलावा जो हमारे कंटेनर जो बंदरगाहों के ऊपर पड़े हैं, उसमें अंदर जो सामान है वो गल सड़ चुका है। बैंकों के पास पैसे नहीं है कि वो लेटर ऑफ क्रेडिट खोलें। हम पता नहीं किस कमान में फिरें कि इलेक्शन जल्द होने चाहिए जी, फ़ौरन इलेक्शन होने चाहिए। ये सही है कि इलेक्शन होने चाहिए, मैं भी इस बात का कायल हूँ। डेमोक्रेट होने की हैसियत से मैं यही चाहता हूँ, मैंने भी यही पढ़ा है, और ये पॉलिटिकल साइंस का पहला जो है सबक यही मिलता है आपको। मगर आपके अंदर टॉलरेंस होनी चाहिए, आपका जो टॉलरेंस का लेवल है वो बड़ा हाई होना चाहिए, पेशेंट होनी चाहिए आपके अंदर। आप लोगों को जोड़ें, ना कि आप लोगों के जज्बात को उभारें। कल जो आपने 9 मई को किया, क्या किसी मुल्क में कभी ऐसा देखा है? कभी नहीं देखा। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा वाक़या नहीं देखा। अगर हम ऐसी हरकतें करते फिरेंगे तो इस्टेब्लिशमेंट क्या करेगी? फिर उनके पास क्या क्या ऑप्शन क्या रह जाएगी? आपने कोई ऑप्शन छोड़ी है उनके लिए? कोई ऑप्शन नहीं आपने छोड़ी। आपने उनकी तनसीबात को अटैक किया, आपने उनके जहाज़ों को अटैक किया, आपने उनके घरों को अटैक किया, आपने उनके रेडियो स्टेशन को अटैक किया। ये सब आप जब करेंगे तो फिर आप ऊपर से कहते हैं नहीं मेरे तो वो कारकुन ही नहीं है। तो मोहतरम जनाब इमरान खान साहब, ज़रा आप थोड़ा सा अपने आप को जिस सतह पे आप खड़े हैं उससे थोड़ा नीचे लाएं। आप ज़रा ठंडे दिल से गौर करें कि मैंने कहाँ गलतियाँ की हैं। कल तक यही इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ एक पेज पे थी, आज क्या हो गया? अचानक क्या हुआ? ऐसा क्या हो गया कि आज ना वो आपकी बात सुनना चाहते हैं, ना आप उनकी बात सुनना चाहते हैं? अब आप तरले भी कर रहे हैं, एक तरफ आप धमकी अमेज़ लहजा इख्तियार किए हुए हैं, दूसरी तरफ ये तरले भी कर रहे हैं कि वो मुझसे बात ही नहीं करते। को बात देखिए ना, बात करने के कुछ असूल होते हैं सियासत में। जो एक लाइन होती है उसको बोला जाता है कि ये रेड लाइन है, इसको क्रॉस नहीं करना। तो इस्टेब्लिशमेंट के लिए रियासत रेड लाइन है, पाकिस्तान रेड लाइन है। कोई शख्सियत रेड लाइन कभी नहीं हुआ करती। शख्सियतें आती हैं चली जाती हैं। कल लीडर कौन था? जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद जैसा इतना बड़ा लीडर आया, उसके साथ जो भी अशर हुआ, क्या हुआ है? फांसी का फंदा चूम के वो इस दुनिया से चला गया। पाकिस्तान आज भी वहाँ मौजूद है। ये उस तरह नहीं है जिस तरह वो चाहता था, जिस तरह वो उनका आइडिया था, मगर आज पाकिस्तान खड़ा तो है ना, अपने वजूद के साथ खड़ा है और इंशाअल्लाह खड़ा रहेगा। मगर ये बात नहीं है कि एक शख्स कोई लीडर आया और बस सारी चीज़ें उसी के साथ नत्थी कर दी जाए, ऐसा नहीं होता। लीडर आते हैं, अपने वक्त के साथ चले जाते हैं, मगर रियासत कायम और दायम रहने के लिए बनी होती है। रियासत हमेशा कायम और दायम ही रहती है। तो इसलिए मैं ये गुजारिश करूँगा कि हम सबको
जो मौजूदा हुक्मरान हैं उनको भी बड़े ठंडे दिल से अपने जज्बात को भी काबू रखें और पाकिस्तान के जो माशी मामलात हैं उन पे भी अपना कंट्रोल रखें। माशी मामलात अगर ठीक होंगे तो आलमी सतह पे आपकी इज़्ज़त भी होगी। हम जब यहाँ बैठ के बैरून मुल्क, हम जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो ब्रिटिश नेशनल हैं, हमारा असल हमारा मुल्क तो अपना पाकिस्तान ही है। जब हम यहाँ बैठ के दूसरे जो ममालिक के लोग हैं, यहाँ के हमारे जो साथी हैं, जो कॉलीग्स हैं, जो ऑफिस के अंदर हैं, जो चैम्बर्स के अंदर हैं, जो अदालतों के अंदर हमें मिलते हैं, जब वो हमसे ये क्वेश्चन करते हैं कि पाकिस्तान का क्या होगा, कौन है वहाँ, किसकी हुकूमत है, क्या आर्मी की हुकूमत है, क्या अदलिया वहाँ सुपर है, क्या पार्लियामेंट की कोई हैसियत है, क्या पार्लियामेंट सुपर, तो मेरे पास तो कोई जवाब नहीं होता। मैं क्या जवाब दूँ उनको? मैं उनको यही कहता हूँ कि आइन जो हमारा है वो यही कहता है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और पार्लियामेंट के अंदर जो कवानीन बनते हैं वो पार्लियामेंटेरियन ही का काम है कवानीन बनाना। आइन बनाना पार्लियामेंट का काम है, आइन उसी पार्लियामेंट के बटन से बना। इसलिए ये इन सब बातों को हमें ज़हन नशीन रखना चाहिए, इस पर गौर व खोज करना चाहिए और अपनी अपनी जो भी जमातें हैं वो सब पाकिस्तानी हैं। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसी जमात है जो पाकिस्तान के साथ गद्दारी करने का सोच सकती है या कोई दहशतगर्दी करने का सोच सकती है। जज्बात हैं, उभर गए हैं, मगर वो लीडर्स का काम है, जो उन जमातों के लीडरान हैं उनका काम है अपनी अपनी जमातों को कंट्रोल में रखें, अपनी अपनी जमातों के कारकुनों को ठंडे दिल से समझाएं, उनके अक्ल दाने से उनके साथ बात करें, उनको इस ऐसे पैरामीटर के बाहर ना जाने दें जो आप कानून को हाथ में ले लें और दन दनाते फिरें, जो फर्जीब में आए कर दें और फिर आप डिनाई करते फिरें कि वो मेरे तो कारकुन नहीं है। फिर कोई नहीं मानेगा कि वो आपके कारकुन हैं या नहीं। जो नुकसान होना था रियासत की, जो सुबकी होनी थी वो हो चुकी, जो नुकसान होना था वो हो चुका। पाकिस्तान की जो आलमी सतह पे जो भी कुछ मामलात थे वो वक्ती तौर पे इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट ने भी और मौजूदा हुकूमत ने भी उन पर काबू पा लिया है। अब आगे की सोचें कि पाकिस्तान को आगे कैसे लेके जाना है, पाकिस्तान को तरक्की की मंजिल पे कैसे पहुँचाना है, कैसे पाकिस्तान आगे तरक्की की मंजिलें तय कर सकेगा। हमें देखिए, जिस बांग्लादेश की मैं बार बार ये मिसाल दिया करता हूँ कि कल तक जो बांग्लादेश हमारे भाई थे बंगाली, जो मशरक़ी पाकिस्तान था, जब 71 के बाद जब से वो हमसे अलहदा हुए हैं, आज उनका और अपना मुवाजना कीजिए। उनका जीडीपी, उनकी ग्रोथ रेट देखें, उनकी इकानमी देखें और अपनी इकानमी को देखें। उनके अंदर क्या सुरखाब के पर लगे हुए जो हमारे पास नहीं है। हमारे मुल्क के अंदर भी इतना पोटेंशियल है। वो मैं समझता हूँ कि हमारा जो जवान है, हमारा नौजवान इस कदर मेहनती है, इस कदर मेहनती है कि अगर वो नौजवान बैरून मुल्क आके इतने बड़े बड़े एम्पायर खड़े कर सकते हैं, अगर बैरून मुल्क आके वो ये दूसरी जो हुकूमतें हैं बैरून मुल्क उन हुकूमतों का हिस्सा बन सकते हैं, तो क्या वजह है पाकिस्तान के अंदर वो नौजवान क्यों डिलीवर नहीं कर सकता? इसलिए कि उस नौजवान को चांस ही नहीं मिलता। वो जो मेहनती नौजवान है उसको चांस ही नहीं मिलता। चांस तो मिलता है वही जो फ्यूडल आ रहे हैं, वही जो इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहे हैं, वही जो पुराने सियासतदान जो जद्दी पुश्ती जो मोरसी सियासत है, उन्हीं के जो दादा गया तो पोता आ गया, पोता गया तो फिर आगे उसका बेटा आ गया। ये ऐसे काम नहीं चलेगा, कभी नहीं चलेगा। इस काम को चेंज करना होगा, तब्दील करना होगा। टैलेंट वाले लोग, स्किल्ड लोग, पढ़े लिखे लोग, नौजवान और जिनका कोई बैगेज ना हो, जिनके ऊपर करप्शन का कोई इल्ज़ाम ना हो, आपको चाहे बैरून मुल्क से लाने पड़े आप लाएं। वहाँ की दूसरे मुल्कों की मिसालें देखें, वो इंडोनेशिया की देखें, मलेशिया की देखें, उन दूसरे मुल्कों की मिसालें देखें, बांग्लादेश की मिसाल देख लें। क्या हुआ कि वो आज एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री उन्होंने वहाँ खड़ी कर ली है। दूसरे मुल्कों के लोग वहाँ जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। पाकिस्तान एक एटमी सुपर पावर है, एक एटमी ताकत है और इसके बावजूद वहाँ कोई इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं। हमें $2 बिलियन चाहिए और $2 बिलियन की जो किस्त है वो हमें IMF वाले नहीं दे रहे। यहाँ मैनचेस्टर में जिस जगह मैं बैठा हूँ, यहाँ हमारे दोस्त कई जानने वाले हैं जो एक 5 सेकंड के अंदर, 5 मिनट के अंदर अंदर वो $2 बिलियन यूं करके इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर वो चाहें तो। मगर वो क्यों करेंगे? वहाँ क्या है? इसलिए कि वो जाएंगे, $2 बिलियन भी देंगे और ज़लील ख्वार भी होंगे, फिर उनको छितर मार के बाहर निकाल दिया जाएगा, उनके ऊपर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाएंगे। इसलिए लोग डरते हैं। खुदा रहा आप अपने माशी हालत को ठीक करें, अपनी मैशियत को ठीक करें और एक निज़ाम तय करें, एक निज़ाम सीधा कर दें। वो सब के लिए एक वन विंडो ऑपरेशन करें, सब के लिए। कोई दरमियान में ये जो
सिफारशी लोग हैं, ये जो राशि किस्म के लोग हैं, इनको फ़ारिग करें दरमियान से, ताकि बैरून मुल्क के लोग जो हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम चाहते हैं कि हम अपने मुल्क की को खिदमत करें। हम बैरून मुल्क बसने वाले लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा होता देख कर हमें खुशी होगी। वो उसी सूरत में होगा जब आप अपना निज़ाम ठीक करेंगे। ये जो फरसूदा निज़ाम है, इससे आपको छुटकारा हासिल करना पड़ेगा। मैं आज इसी पे इक्तफ़ा करूँगा। हंसते रहें, बसते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।